फिल्म की शुरुआत में हम अमेरिका के एक योद्धा सैनिक को देखते हैं जिसका नाम माइक है। वह एयरपोर्ट पर एक महिला को अलविदा कहता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर अगले मिशन के लिए वहां से निकल जाता है। उसके साथ उसका एक साथी है जिसका नाम टॉमी है। वे रेगिस्तान में दिखने वाली बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच अपने लक्ष्य के आने का इंतजार कर रहे हैं। टॉमी माइक से कुछ कहता है लेकिन माइक उसकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उन्होंने देखा कि चट्टानों के पीछे से कुछ लोग पैदल आ रहे हैं और दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां भी आ रही हैं जिस पर कुछ लोग बैठे हैं। माइक की नजर एक 70 साल के बुजुर्ग पर जाती है जो एक आतंकवादी सैयद हासिफ है। वे जैसे ही उन पर हिट करने वाले थे तभी उन्हें पता चलता है कि यह समूह एक शादी के लिए इकट्ठा हुए हैं और इनका लक्ष्य एक लड़के का पिता हो सकता है। मामला तो तब बढ़ जाता है जब वे दोनों कपल उनके लक्ष्य को रोक देते हैं। टॉमी माइक से कहता है कि तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहले उस दूल्हे को मारना होगा, लेकिन माइक एक निर्दोष आदमी की जान लेने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता। माइक अपने कमांडिंग सेंटर से झूठ बोलता है कि उसका टारगेट यहाँ पर नहीं आया है। इसके बाद वे दोनों उनके बॉडीगार्ड को देखते हैं जो गन्स लेकर खड़े हैं। वे फायरिंग करते हैं। अब इन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है क्योंकि वे बॉडीगार्ड इनका पीछा कर रहे थे। भागते भागते वे एक चट्टान के पीछे जाते हैं। वे बंदूकधारी भी उसी चट्टान के पीछे आते हैं। अब माइक उनका ध्यान भटकाने के लिए अपनी गन से चट्टान की दूसरी तरफ फायरिंग करता है। उनसे बचने के बाद वे दोनों वहाँ से जल्दी से जाने के लिए अपनी टीम से अनुरोध करते हैं। टीम उनसे कहती है कि उन्हें रेगिस्तान से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव दिखाई देगा जहां से वे उनको रिसीव कर सकते हैं। अब ये दोनों रेतीले तूफानों और चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए निरंतर आगे बढ़ने लगते हैं। टॉमी माइक से आई नीड अटेंशन की कहानी बताता है और माइक से मजाक करता है, लेकिन माइक कुछ भी नहीं कहता। माइक को इस तरह शांत देखकर टॉमी उससे बोलने के लिए मजबूर करता है। माइक उससे कहता है कि वह अपने प्रेमिका जेनी के सामने शादी का प्रस्ताव रखने से उसे डर लग रहा है। टॉमी यह बात सुनकर उसका मजाक उड़ाता है, लेकिन वह उसके बारे में कुछ सलाह भी देता है कि पहले हमें यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तभी उनके पास उड़ता हुआ एक कागज आता है। माइक इस संकेत को गंभीरता से देखता है और याद करता है कि पिछले 40 सालों से इस रेगिस्तान में 30 मिलियन बारूदी सुरंगें दबी हुई हैं। टॉमी उसे साहस देता है कि यह दुश्मनों को दूर रखने की एक खतरनाक चाल है। माइक उस रेगिस्तान को बहुत ध्यान से देखता है। उसका दिमाग उस चेतावनी भरे संकेत में व्यस्त हो जाता है। टॉमी माइक से थोड़ा पीछे जाता है और वह माइक को खुश करने के लिए कुछ अजीब हरकतें करने लगता है। अचानक माइक को एक माइंस की आवाज सुनाई देती है। वह उस माइंस पर पैर रख चुका था। अचानक टॉमी अपने पैर को एक बारूदी सुरंग पर रखता है जिससे वह ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखकर माइक सदमे में चला जाता है और वह टॉमी को बचाने के लिए अपने एक पैर को आगे बढ़ाता है। टॉमी उस ब्लास्ट में बच जाता है, लेकिन उसके दोनों पैर कट जाते हैं। वह दर्द से कराने लगता है, लेकिन माइक उसके पास नहीं जा सकता था क्योंकि उसका एक पैर माइंस पर है। लेकिन वह टॉमी को साहस दिलाता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। टॉमी खुद को मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है जिसे नौसैनिक अपने सामने वाले जेब में रखते हैं। इसके बाद वह रेडियो तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उस पर दर्द हावी हो जाता है। अपने साथी को इस तरह तड़पता देखकर माइक अपने दूसरे पैर को माइंस से हटाने के लिए टॉमी से कहता है, लेकिन टॉमी उसे ऐसा करने से मना करता है और उसे वहीं पर रुकने के लिए कहता है, लेकिन माइक उसकी बात को नहीं मानता, जिसे देख टॉमी तुरंत अपनी बंदूक निकालकर अपने सिर पर निशाना साध लेता है। वह माइक से कहता है कि अगर तुमने अपने पैर को माइंस से हटाया तो मैं खुद को गोली मार दूंगा, जिसे देखकर माइक चिल्लाता है। माइक उसे ऐसा करने से मना करता है। माइक के मना करने के बावजूद भी टॉमी खुद शूट कर लेता है, जिसे देखकर माइक चिल्लाता है। अब वह रेगिस्तान में अकेला फंस गया था। माइक एक ही जगह खड़े खड़े बड़ा बोरिंग महसूस कर रहा था। अब वह अपने घुटने के बल बैठ जाता है। माइक देखता है कि टॉमी के बगल में उसका रेडियो पड़ा है। वह अपने जूते के फीते को एक कुल्हाड़ी में बांधता है और उस रेडियो को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। माइक जब रेडियो में देखता है तो उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। माइक अब रेडियो की बैटरी को चार्ज करने के बारे में सोचता है। वह उस रेडियो की बैटरी को सौर ऊर्जा का उपयोग करके चार्ज करने की कोशिश करता है। बैटरी के चार्ज होने के बाद वह अपने कैप्टन से संपर्क करता है और उनसे तत्काल उस जगह पर पहुंचने का अनुरोध करता है, लेकिन कैप्टन उसे बताते हैं कि बार बार रेतीले तूफान आने के कारण हेलीकॉप्टर उनके पास नहीं पहुंच सकता है और वे कहते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वे माइक के पास 72 घंटे में पहुंचने की कोशिश करेंगे। यह सुनकर माइक बड़ा उदास हो जाता है। कैप्टन उससे कहते हैं कि वह अपने पैर के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदे और वहां से कूदने की कोशिश करे। कैप्टन आगे उससे कहता है कि इस काम में बड़ा रिस्क है, इससे तुम एक पैर खो सकते हो। अब माइक ने फैसला किया कि वह 72 घंटे तक उनके आने का इंतजार करेगा। वह अपनी घड़ी में टाइमर लगाता है और उल्टी गिनती शुरू कर देता है। तभी वह देखता है कि उसके
एक तरफ बड़ा सा रेतीला तूफान आ रहा है। वह उसे ध्यान से देखता है और अपनी जगह से बिना हिले उस तूफान का डटकर सामना करता है। तूफान खत्म होने के बाद माइक देखता है कि तूफान टॉमी के बॉडी को उसके पास ला दिया है, लेकिन उसका रेडियो उससे दूर चला गया है। ऐसे धीरे धीरे कई घंटे बीत जाते हैं। अब माइक का पानी भी खत्म हो जाता है, जिससे वह इतना निराश हो जाता है कि वह खुद को शूट करने के बारे में सोचता है। तभी रेगिस्तान में उसे एक आदमी दिखाई देता है जो जिग जैग मोशन में चलकर उसकी तरफ आ रहा है। माइक उसे अपने पास आने से मना करता है। आदमी उसे देखकर सोचता है कि वह उसका मजाक उड़ा रहा है। वह माइक का नकल उतारता है। माइक उसे माइल्स के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी माइक की बात नहीं मानता और माइक को पानी का एक खाली बॉक्स देता है और वहाँ से रेगिस्तान की ओर चला जाता है। माइक पूरी तरह से प्यास से हताश हो जाता है। वह अपने यूरिन को पीने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह उस रेगिस्तान में एक छोटी सी बच्ची को देखता है जो उसकी तरफ पानी का एक बॉक्स लेकर आ रही थी। वह बच्ची उसके पास आती है और माइक को पानी देती है। माइक पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। वह लड़की कुछ नहीं बोलती, लेकिन वह उसे एक खिलौने का सोल्जर दिखाती है। खिलौने के माध्यम से माइक से कहती है कि तुम्हें इस रेगिस्तान से बाहर निकलना होगा। माइक उस छोटी लड़की से रेडियो को अपने पास लेकर आने के लिए कहता है, लेकिन वह लड़की उसकी बात को समझ नहीं पाती, जिससे माइक उस पर चिल्लाता है। माइक को चिल्लाता देखकर लड़की डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात हो जाती है और उस डेजर्ट की रेत ठंडी होने लगती है। अब माइक खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाता है और अपने फोन को निकालता है। वह उसमें अपनी प्रेमिका की तस्वीर को देखता है। अब वह फोन में अपनी प्रेमिका जेन की एक वीडियो को चलाता है, जिसमें जेन माइक से कहती है कि वह उसका इंतजार कर रही है। माइक उसकी बात सुनकर निराश हो जाता है। उसे इस बात का डर था कि अब वह अपनी प्रेमिका से नहीं मिल पाएगा। रात अधिक होने की वजह से उसको नींद आने लगती है, लेकिन तभी वह देखता है कि आग बुझ गई है और वह खुद को जंगली जानवरों से गिरा हुआ पाता है। अब वह अपने बंदूक से उन्हें डराने की कोशिश करता है, लेकिन वे जानवर उससे नहीं डरते और वे टॉमी के शरीर को खींचकर वहां से लेकर जाते हैं। तभी एक जानवर माइक की तरफ बढ़ता है। माइक उस जानवर पर अपनी टॉर्च को जलाता है और उसे गन से शूट कर देता है, जिससे वह जानवर बारूदी सुरंग पर गिरता है और जोर का धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनकर बाकी सभी जानवर वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह वह आदमी दोबारा माइक के पास आता है और माइक से कहता है कि तुम बहुत बहादुर इंसान हो, क्योंकि तुमने अपना एक पैर माइंस पर रखे हुए भी उन जानवरों से बिना डरे उनका सामना किया है। वह आदमी माइक को आगे बढ़ने का सुझाव देता है, लेकिन माइक ऐसा नहीं करता। माइक उससे कहता है कि तुम इस रेगिस्तान में जिग जैग मोशन में क्यों चलते हो, जिस पर वह आदमी उसे बताता है कि उसे पता है कि माइंस कहाँ लगे हैं, इसलिए वह जिग जैग मोशन में चलता है। माइक उससे अपना रेडियो लाने के लिए कहता है। वह आदमी माइक की बात को मान जाता है और रेडियो लेकर माइक के पास आता है और रेडियो उसे देखकर दोबारा डेजर्ट की तरफ चला जाता है। अब माइक अपनी घड़ी को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि अभी भी मदद आने में 25 घंटे बाकी हैं। माइक को ऐसा एहसास होता है कि टॉमी दोबारा जीवित हो गया है और वह उसके पास आता है और उसे कहता है कि वह उसे जल्दी ही यहाँ से बाहर निकाल लेगा। थोड़ी देर बाद सूर्यास्त होने लगता है। रात में माइक अपने जीवन में की गई सभी गलतियों के बारे में सोचने लगता है और वह अपनी प्रेमिका जेनी के बारे में भी सोचता है। वह यह सोचकर पछताता है कि उसे अपनी प्रेमिका को अकेला छोड़कर इस मिशन पर नहीं आना चाहिए था और वह देखता है कि दोबारा से सभी जंगली जानवरों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। वे सभी माइक की तरफ आ रहे थे। अब माइक इस हाल में था कि वह जानवरों को ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। फिर भी हिम्मत करके माइक उन पर गोली चलाता है, लेकिन वे जानवर माइक पर हमला करते हैं। माइक उन जंगली जानवरों से लड़ना शुरू कर देता है और उन सबको मार देता है। सुबह होती है। माइक देखता है कि सभी जंगली जानवर उसके चारों तरफ मरे पड़े हैं। वह एकदम से निराश हो जाता है, क्योंकि उसे एक ही जगह पर खड़े हुए पूरे 45 घंटे हो गए थे और आए दिन जानवर भी उस पर हमला करते जा रहे थे। तभी उसे रेडियो के माध्यम से यह सूचना मिलती है कि उसे बचाने के लिए थोड़ा और टाइम लगेगा। उसके सीनियर माइक से पूछते हैं कि क्या वह 22 घंटे और उनका इंतजार कर सकता है। इस पर माइक कहता है कि उसे एक ही जगह पर खड़े हुए काफी समय हो गया है, अब वह इससे ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तभी कैप्टन माइक से कहता है कि यहाँ पर हमारे पास एक महिला आई है जो आपसे बात करना चाहती है। बात करने के लिए माइक हाँ करता है। तभी उधर से जेनी की आवाज सुनाई पड़ती है। इस पर माइक कहता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम जिस चीज को छू रहे हैं वह नष्ट होता जा रहा है। तभी वह रेगिस्तान में अपने सामने एक सोफे पर जेनी को बैठा हुआ देखता है। वह उसे छूने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह गायब हो जाती है। यह सब देखकर वह गिरने लगता है। तभी अचानक वह आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे अपने गले लगा लेता है। वह आदमी माइक को अपने पुराने दिनों के बारे में बताने लगता है। उसने बताया कि उसने भी एक बार एक माइल्स पर पैर रख दिया था, जिसके ब्लास्ट होने से उसने अपना एक पैर खो दिया था और उसे ऐसा लगने लगा था कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। लेकिन उसने फिर से शादी कर ली और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। अब वह
उसकी देखभाल करती है और उसके काम में मदद करती है। उस आदमी के कहने का मतलब था कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवान हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में किसी न किसी को जरूर भेज देते हैं। माइक उस आदमी से बताता है कि उसकी बेटी एक दिन उसके लिए पानी लेकर आई थी। उसकी मुस्कान बहुत ही सुंदर है, लेकिन वह आदमी कहता है कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। एक दिन उसकी बेटी डेजर्ट में अपनी माँ को ढूंढ रही थी, जिसके दौरान एक ब्लास्ट में उसकी मौत हो जाती है। उसकी बात सुनकर माइक आश्चर्यचकित हो जाता है और वह उस आदमी से कुछ नहीं कह पाता। अब वह आदमी वहाँ से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद माइक दोबारा से उसकी बेटी को देखता है जो उसके साथ जा रही थी, लेकिन हवा के साथ वह गायब हो जाती है। माइक को दोबारा ऐसा एहसास होता है कि उसके पिता माइक की माँ को मार रहे हैं। वह यह सब खड़ा होकर देख रहा है। इसके बाद वह अपनी माँ को देखता है जो बीमारी से पीड़ित है, और वह अपनी प्रेमिका के साथ बिताए गए कुछ पल को देखता है। तभी उसे रेडियो पर कुछ आवाज सुनाई देती है, जिस पर बताया जाता है कि बचाव दल वहाँ पहुँचने ही वाले हैं और वे कहते हैं कि वह अपना सही लोकेशन हमें बताएं। अब माइक फायर स्टिक को पकड़ लेता है और उसे जलाने ही वाला था, तभी कुछ सैनिक उस पर गोलीबारी करने लगते हैं और उस जगह पर ब्लास्ट हो जाता है। उसके हाथ से फायर स्टिक छूट जाती है। वह उनको अपने गन से शूट करने की कोशिश करता है। अचानक उसे उसकी पत्नी की याद आने लगती है। अब माइक अपनी बंदूक से चारों तरफ लगी माइंस पर गोली चलाता है, जिससे चारों तरफ रेत का धुआं फैल जाता है और वह एक एक करके अपने दुश्मन को मार देता है। आतंकवादियों को मारने के बाद भी वह फायर स्टिक तक नहीं पहुंच पाता। वह बहुत निराश होने लगता है। तभी उसे उस आदमी की बात याद आती है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसी विश्वास के साथ वह अपने कदम को आगे बढ़ाता है। तभी वह देखता है कि उसे कुछ नहीं होता और कोई ब्लास्ट भी नहीं हुआ। माइक रेत हटाकर देखता है कि उसने जिस चीज पर पैर रखा था वह कोई माइंस नहीं बल्कि एक टीन का डिब्बा था, जिस पर उस आदमी की बेटी खड़ी थी। अब वह उस खिलौने सैनिक को देखता है और सोचता है कि उस आदमी की बात बिल्कुल सही निकली कि हमें ऊपर वाले के फैसले पर निराश नहीं होना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह सोचकर वह रोने लगता है और रेगिस्तान में लेट जाता है। अब वह उस सैनिक को लेकर खूब हंसता है। उसके बाद वह फायर स्टिक को खोल देता है, जिससे आग को देखकर बचाव दल उसे बचा लेते हैं और उसे एयरपोर्ट पर लेकर आते हैं, जहाँ पर उसकी प्रेमिका जेनी उसका इंतजार कर रही थी। माइक धीरे धीरे उसके पास आता है और अपने घुटने पर बैठ जाता है। वह जेनी को प्रपोज करता है और उससे वादा करता है कि वह उसे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। इसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही रोमांचक कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।